Hello everyone. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss only four issues. The first issue is related to India's gender inequality, and second issue is related to infrastructure development in India, and third issue is related to Mission Mosam, and fourth issue is related to floods and jute industry in India. So let's discuss all the issues. India's Gender Inequality Index 2022. This issue relates with UPSC syllabus such as GS Paper 1, issue related to women, role of women, social empowerment, for prelims Human Development Report 2023-24, Gender Inequality Index 2022, Reproductive Health, Maternal Mortality Ratio, Gender Wage Gap, National Family Health Survey 5 Report, World Inequality Report 2022, Beti Bachao Beti Padhao Scheme. For men's perspective, issue related to women's in India, dimension of Gender Inequality Index 2023. इस इशू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं और यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके कुछ की पॉइंट्स जो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये आर्टिकल इन पॉइंट्स को कवर कर सकता है. वाई इन न्यूज Gender Inequality Index GII 2022 had been released before some months by UNDP in their Human Development Report 2023-2024. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कुछ मंथ पहले यूएनडीपी के द्वारा अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में इसने रिलीज किया था. इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है. इसके अंडर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी ये शो करता है. In Gender Inequality Index, India stands at a rank of 108 out of 193 countries with a score of 0.437. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंडर इंडिया का रैंक 193 कंट्रीज में से 108 रहा है 2022 में, जिसका स्कोर 0.437 रहा. What is gender inequality index? Gender inequality index is a composite metric of gender inequality which using three dimensions: reproductive health, empowerment and labor market. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक जेंडर इनइक्वालिटी का कंपोजिट मैट्रिक इंडेक्स होता है. इसके अंडर मेनली थ्री डायमेंशंस लेवल पर इवेल्यूशन किया जाता है: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट. इसके बेस पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है. इट रिफ्लेक्ट्स द गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट. इनइक्वालिटी की वजह से मेल और फीमेल के ह्यूमन डेवलपमेंट का गैप क्या है इसको रिफ्लेक्ट करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. GII values range from 0 to 1. A low GII value indicate a low inequality between women and men and vice versa. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर वैल्यू का जो रेंज होता है वो 0 से 1 का रेंज होता है. 0 मीन्स इक्वालिटी है, जेंडर डिस्पेरिटीज वहाँ पर 0 होगी, एंड 1 रेंज का मतलब होता है कि उस कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी हाई लेवल पर है. इंडिया प्रोग्रेस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, क्या इंडिया के अंदर कोई प्रोग्रेस शो कर रहा है? इंडिया रैंक वॉज 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.490 इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2021. 2021 में इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का जो रैंकिंग था वो 122 था आउट ऑफ 119 कंट्रीज में से. A significant jump of 14 ranks on Global Gender Inequality Index 2022 with the rank 108 comparing with GII 2021. 2021 में इंडिया का रैंक 108 जो कि 14 रैंक जंप शो कर रहा है. इट मीन्स इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी थोड़ा कम हुआ है 2021 के कंपेयर में. According to last 10 years, India's rank in GII has become consistently better
इंडिकेटिंग प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन अचीविंग जेंडर इनइक्वलिटी इन कंट्री। कंट्री के अंदर जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुआ है। और लास्ट 10 ईयर्स का GII रैंक ये शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर जेंडर इक्वलिटी इम्प्रूव हुआ है। व्हाट आर द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी से रिलेटेड मेजर इश्यूज क्या क्या है? नंबर 1, जेंडर बेस्ड वायलेंस। नंबर 2, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, अनपेड एंड इनविजिबल लेबर, जेंडर वेज गैप, practice of child marriage. Gender based violence. There are various forms of violence which girls and women face, such as domestic violence, sexual harassment, rape, dowry related violence, and honor killing. इंडिया के अंदर गर्ल्स एंड वुमेन के साथ वेरियस फॉर्म्स के वायलेंस किए जाते हैं, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, dowry related violence, honor killing. According to National Family Health Survey 5 report, nearly one third of women in India have experienced physical or sexual violence. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट वन थर्ड वुमेन फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस कर रही हैं। नंबर 2, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। Despite various efforts to improve education access, disparities still exist between girls and boys in terms of enrollment. एजुकेशन एक्सेस के लिए वेरियस एफर्ट्स इंडिया के अंदर किए गए हैं, उसके बाद भी गर्ल्स एंड बॉयज का एनरोलमेंट में डिफरेंसिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट है। कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न ऑफर हिंडर गर्ल्स एजुकेशन। एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज़ के बीच ये जो डिस्पैरिटी है, इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं, कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, सेफ्टी नॉर्म हो सकते हैं। नंबर 3, अनपेड एंड विजिबल लेबर। वुमेन इन इंडिया ऑफन परफॉर्म अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनपेड केयर वर्क including household work, elder care, child care, which is often overlooked and undervalued, contributing to their economic dependency and time poverty. इंडिया के अंदर वुमेन को बहुत सारा अनपेड केयर वर्क करना होता है, जिसमें ऑल हाउस होल्ड वर्क इंक्लूड होता है, एल्डर केयर इंक्लूड होता है, चाइल्ड केयर इंक्लूड होता है, और इनके वर्क को कहीं ना कहीं ओवरलुक अंडर वैल्यूड किया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड इनका पॉवर्टी काफ़ी इंक्रीज होता है। नंबर 4, जेंडर वेज गैप। फॉर सिमिलर वर्क वुमेन इन इंडिया जनरली अर्न लेस देन मैन, रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट जेंडर वेज गैप। इंडिया के अंदर सिमिलर वर्क के लिए वुमेन को लेज पेमेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया के अंदर जेंडर वेज गैप है। According to estimate of the World Inequality Report 2022, in India, men earn 82% of the labor income, whereas women earn 18% of it. 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये शो कर रही है कि इंडिया के अंदर ऑल लेबर वर्क का 82% वेज मैन को मिलता है और वुमेन ओनली 18% अर्न करती है। Practice of child marriage. Child marriage directly affects girls, depriving them of educational and economic opportunities and exposing them to health risk. इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज गर्ल्स के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, बिकॉज चाइल्ड मैरिज की वजह से उनका एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डिप्राइव होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ रिस्क भी फेस करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया। यूनेस्को के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जितना चाइल्ड ब्राइड होता है, वर्ल्ड में जितना भी चाइल्ड ब्राइड हैं, एवरी 3 में से 1 इंडिया से बिलोंग करती है। इट मीन्स वन थर्ड वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल चाइल्ड मैरिज जितना होता है, उसका वन थर्ड 33% इंडिया से बिलोंग करती है। द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज रिड्यूस बाय हाफ फ्रॉम 47% इन 2006 टू 23.3% ड्यूरिंग 2019-21। 2006 में इंडिया के अंदर ओवरऑल मैरिज में से 47% चाइल्ड मैरिज होता था। 2019-21 तक ये रिड्यूस होकर हाफ हो गया। इट मीन्स 2029-21 में 23.3% पर आ गया है। इट मीन्स अभी भी जितना
गर्ल्स का मैरिज होता है उनमें से 23% गर्ल्स चाइल्ड मैरिज के तौर पर उनका मैरिज किया जाता है। A few states such as Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Telangana, Tripura, and West Bengal have higher prevalence of child marriage than the national average. इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज नेशनल एवरेज से हायर प्रिवलेंस करता है, सच एज आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। What are the Indian government initiatives to promote gender equality? जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। नंबर 1 मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन। नंबर 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नंबर 3 प्रधानमंत्री आवास योजना। नंबर 4 सुकन्या समृद्धि योजना। नंबर 5 प्रोविजन ऑफ जेंडर बजट। नंबर 6 निर्भया फंड फ्रेमवर्क। नंबर 7 द कॉन्स्टिट्यूशन 106th Amendment Act 2023. Number 8 33% reserved seat in Panchayati Raj institutions. Number 9 Mahila Shakti Kendra. Number 10 the National CRISP scheme. Number 11 the Vigyan Jyoti program. Number 12 One Stop Center. Number 13 अदर इनिशिएटिव्स। ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम है जैसे कि इंडिया के अंदर ग्लोबल इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। नंबर 1 मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इंश्योर द प्रोटेक्शन सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंडर गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए एंड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। नंबर 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इट प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इंश्योर हाउसिंग अंडर वुमेन्स नेम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो भी हाउसिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं वो वुमेन के नाम पर होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। बाय दिस स्कीम इकोनॉमिकली एम्पावर्स गर्ल्स थ्रू बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर गर्ल्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफर किया जाता है और उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है। नंबर 5 प्रोविजन ऑफ जेंडर बजट। जेंडर बजट हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट ऑफ इंडिया सिंस 2005 एंड एंटेल अ फंड एलोकेशन टुवर्ड्स प्रोग्राम्स स्कीम डेडिकेटेड टू वुमेन। 2005 से यूनियन बजट में जेंडर बजट का प्रोविजन किया गया और इस बजट के अंदर जितना भी एलोकेशन किया जाता है वो वुमेन के लिए जितना भी डेडिकेटेड प्रोग्राम एंड स्कीम है उसके लिए यहाँ पर फंड एलोकेशन किया जाता है। नंबर 3 निर्भया फंड फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड्स फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन कंट्री। कंट्री के अंदर वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए जो भी इंडिया के अंदर इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उनके लिए निर्भया फंड फ्रेमवर्क के अंदर फंड सिक्योर किया जाता है। The Constitution's 106th Amendment Act 2023 reserved one-third of all seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies, and state and national capital territory of Delhi, including those reserved for SC and STs. The Constitution 106th Amendment Act 2023 इसके अंडर लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर इंक्लूडिंग दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनके लिए यहाँ पर 1/3 सीट रिजर्व करने के लिए यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है और जितना भी SC ST रिजर्व सीट है वहाँ पर भी इनके लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। नंबर 33% रिजर्व सीट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन आर ऑलरेडी इन प्लेस। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% सीट्स रिजर्व की गई हैं। नंबर 9 महिला शक्ति केंद्र। इट एम्स टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावर अपॉर्चुनिटीज। महिला शक्ति केंद्र कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वुमेन के अंदर स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली रूरल वुमेन के लिए लोकल एरियाज में महिला शक्ति केंद्र ओपन किए गए हैं। नंबर 10 द नेशनल क्रिच स्कीम। These offer safe environment for children, enabling women to pursue employment.
जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं उनके बेबीज का चिल्ड्रन के केयर करने के लिए नेशनल क्रिच स्कीम ओपन किया गया है। इसके अंडर चिल्ड्रन को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 11, द विज्ञान ज्योति प्रोग्राम इट एम्स टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड कैरियर्स इन STEM, science, technology, engineering, mathematics, especially in the areas where women's participation is low, in order to balance the gender ratio across the streams. कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर जेंडर रेशो ऑल स्ट्रीम स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में जेंडर रेशो बहुत डिफरेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विज्ञान ज्योति प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, सो दैट गर्ल्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें और अपना कैरियर मेकिंग कर सकें। Number one, one-stop centers. This offers integrated services for women victims of violence, including medical aid, legal assistance and counseling. वन स्टॉप सेंटर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर वायलेंस विक्टिम वुमेन के लिए एक ही प्लेस पर मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 13, अदर इनिशिएटिव्स लाइक महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। कुछ अदर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टेकिंग किए गए हैं, महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ESSDP एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर यहाँ पर वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए प्रमोट किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। द ग्लोबल जेंडर गैप index annually evaluate the current state and evolution of gender parity across four key dimensions: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. Global gender gap index वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है और यह करंट में जेंडर गैप को इवेल्यूएट करने के लिए एनुअली रिलीज किया जाता है। 4 की डायमेंशंस के बेस पर ये अपने रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के बेस पर यहाँ पर जेंडर गैप को मेजर करता है। एजुकेशनल अटेनमेंट के बेस पर इस रिपोर्ट को रेडी करता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये कुछ यहाँ पर डायमेंशंस हैं जिसके बेस पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। The Global Gender Gap Index is the longest standing index which tracks progress towards closing these gaps over time since its inception in 2006. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से कंटिन्यू अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको डिसेमिनेट कर रहा है और इसका जो मेन टारगेट है वो इस गैप को क्लोज करने के लिए, कम करने के लिए टाइम टू टाइम रिपोर्ट तैयार करता है और साथ में इसका पूरा कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं कंट्रीज के लिए किस तरह से इस गैप को कम किया सकता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है। इंडिया वॉज रैंक्ड एट 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। लास्ट ईयर का जो जेंडर गैप रिपोर्ट था 146 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 127 था। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट्स: जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट एंड जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो 1 लाख लाइव बर्थ पर जितना मैटरनल मॉर्टेलिटी होता है उसे हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट is the probability of child born in a specific year or period dying before reaching the age of 1 year. डेथ का जो मेजरमेंट किया था वो 1000 लाइव बर्थ पर जितना बच्चों का डेथ होता है 1 ईयर से पहले उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
का जो कंपेयर किया जाता है वो 1 लाख लाइव बर्थ के हिसाब से किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो कंपेरिजन किया जाता है वो 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट engages in the labor market either by working or actively looking for work expressed as a percentage of working age population। जितना भी इंडिया के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन है और उसमें से लेबर मार्केट के अंदर जितना एंगेजमेंट है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है। इट मीन्स ओवरऑल वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है उसके अंदर वर्किंग भी हो सकते हैं, एक्टिवली वर्किंग और लुकिंग भी हो सकते हैं, जो वर्क सर्च कर रहे हैं। इन सभी को कंप्राइज करके लेबर फोर्स कहा जाता है। इनमें से लेबर मार्केट के अंदर जो एंगेज हैं उन्हें हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन दोनों का जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तैयार किया जाता है। सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इशू। Which of the following gives global gender gap index ranking to the countries of the world? 2017 में क्वेश्चन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड पूछा गया था कि कौन इनमें से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिलीज करता है। ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सी यूएन वुमेन, डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करता है। इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ मेंस के क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बियस, कमेंट 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया, 2015 में पूछा गया है। एम्पावरिंग वुमेन इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्कस 2019 में पूछा गया है। एंड 2013 में लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, हाउ कैन द केयर इकोनॉमी बी ब्रॉड इनटू अ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस आर्टिकल से रिलेट कर सकते हैं और ये लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए थे। दिस इशू इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। बॉडी इशू, the infrastructure sector has been one of the key drivers of the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी के लिए वेरियस की ड्राइवर्स में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। द गवर्नमेंट्स एम ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इज लिंक्ड टू इम्प्रूवमेंट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना होगा। Steps to advance India's infrastructure have taken in the form of PM Gati Shakti National Master Plan, the National Logistic Policy, and the Smart Cities Mission among others। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेप्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड स्मार्ट सिटीज मिशन अमंग अदर्स। ये यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए। इसके सिवा अदर भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेकिंग किए गए। फर्दर द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू 11.11 लाख करोड़, 3.4% ऑफ GDP इन बजट 2024, इंडिकेटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट 2024 के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ का किया है और ये GDP का 3.4% है। इससे इंडिकेट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। इशू एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इशूज एंड चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टिल स्ट्रगल्स विद सर्टेन इशूज एंड चैलेंजेस। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रहा है। नंबर 1, टाइम डिले एंड कॉस्ट ओवररन। नंबर 2, मल्टीपल क्लियरेंस बर्डन। नंबर 3, लैक ऑफ अटेंशन टाइम एंड एक्सपर्टाइज।
Number one, time delay and cost overrun. One of the most common issues faced by most projects, particularly those that are government sponsored, are time delay and cost overrun. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाने वाले मोस्ट प्रोजेक्ट जो कॉमन इशू फेस कर रहे हैं वो टाइम डिले एंड कॉस्ट ओवररन से रिलेटेड है। बिकॉज प्रोजेक्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है और कॉस्ट ओवररन हो जाता है। मान लीजिए 5 साल पहले अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर उस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो कम था, लेकिन आज अगर वो कंटिन्यू प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो ओवररन हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है। A report by Ministry of Statistics and Program Implementation revealed that as many as 431 infrastructure development projects, each with investment of rupees 150 crore or more, suffered a cost overrun of rupees 4.82 lakh crore as of December 2023। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 431 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अबाउट 150 करोड़ या इससे ज़्यादा है, और इसका अबाउट 4.82 लाख करोड़ का यहाँ पर कॉस्ट ओवररन हो चुका है टिल दिसंबर 2023 तक। इट मीन्स 431 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो अबाउट 4.82 लाख करोड़ का ओवररन हो चुका है। नंबर 2, मल्टीपल क्लियरेंस बर्डन। Any industrial or commercial activity in India require multiple clearances from the time of conception to the commissioning of project। इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट होता है, कंसेप्शन से लेकर कमिश्निंग तक मल्टीपल क्लियरेंसेस फेस करने होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हिंडर होता है। Number 3, lack of attention, time and expertise. It has also been observed that sufficient attention, time and expertise are not devoted during the project planning stage। जिस टाइम पर इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्लानिंग प्रोजेक्ट का किया जाता है, उस टाइम पर सफिशेंट अटेंशन, टाइम एंड एक्सपर्टाइज ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। Therefore, building our experience in project management is crucial for India to continue on its high growth trajectory in years ahead। आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया को हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर लेकर चलना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना होगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उन एक्सपीरियंस को, बेटर एक्सपीरियंस को कनेक्ट करना होगा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नीड एन ओवरहॉल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम जितना भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उसको हमें ओवरऑल करना होगा। नंबर 1, इंटीग्रेट मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक। नंबर 2, नीड इफेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। नंबर 3, नीड टू होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच। इंटीग्रेट मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिक्वायर एन ओवरहॉल टू इंटीग्रेट मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक दैट इन्वॉल्व रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट। मॉडर्न टूल्स और टेक्निक को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ओवरहॉल करना होगा, बिकॉज ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम उतना ग्रोथफुल नहीं रहे हैं जितना होना चाहिए। टाइम टू टाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, इसलिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ओवरहॉल करना होगा। Need effective project execution. An enabling policy framework should consider global best standard on project management and effective project execution in public sector and public-private partnership project। जितने भी पब्लिक सेक्टर या पीपी मॉडल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, इफेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना होगा। नीड होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच टू एड्रेस दी चैलेंजेस। A holistic program management approach is needed because इंडिया के अंदर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्पेशली मैनेजमेंट में हम फॉलो कर रहे हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए करंट में इंडिया को होलिस्टिक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करना होगा। दिस इन्वॉल्व अ डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, मनी एंड इंफॉर्मेशन टू प्लान एंड डिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट इन अ यूनिफाइड मैनर। मल्टीपल प्रोजेक्ट को यूनिफाइड मैनर में प्लानिंग करने के लिए, डिलीवर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, मनी एंड इंफॉर्मेशन को हमें
डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक तरीके से कोऑर्डिनेट करना होगा. Need to set up an agency. Setting up an agency to conduct professional courses in project management along with the line of the Institute of Chartered Account in India will help developing professional management and responsibilities in project execution and monitoring oversight. इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए. जिस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया एक प्रोफेशनल कोर्स कराता है, इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए सो दैट इंडिया के अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट डेवलप हो सके और साथ में बेटर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग किया जा सके. Conclusion. As India moves ahead to become a global powerhouse, it is crucial to prevent time and cost overrun as well as the repeated failure of under construction project. Because India global powerhouse बनने के लिए मूविंग कर रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और साथ में जो इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो रिपीटेड फेलियर हुए हैं उसको हमें प्रिवेंट करना होगा. इम्प्लीमेंटिंग अ रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम इज असेंशियल टू अचीविंग दिस गोल. इंडिया क्योंकि ग्लोबल पावर हाउस बनना चाहता है, इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा. Such a system will bring much needed efficiency to create future ready infrastructure, paving the way for an affluent and safe future for Indian citizen. रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का सिस्टम अगर इंडिया एडोप्ट करेगा तो इसकी वजह से फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी पैदा हो सकती है, जिसके लिए इंडिया में सिटीजन एफ्लुएंट एंड सेफ फ्यूचर का जो रूट है उसको फॉलो कर सकते हैं. मिशन मौसम टू क्रिएट अ मोर वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट भारत. Why in news? Recently, the Union Cabinet chaired by PM of India has approved Mission Mosam with funding of rupees 2,000 crore over 2 years. Recently, PM के द्वारा चेयर की यूनियन कैबिनेट के द्वारा मिशन मौसम अप्रूव किया गया है, जिसके लिए 2,000 करोड़ का फंडिंग 2 ईयर्स के लिए किया गया है. अबाउट मिशन मौसम, it is a multifaceted and transformative initiative to tremendously boost India's weather and climate-related science research and services. मिशन मौसम मल्टीफेसिड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज को ट्रिमेंडसली बूस्ट कर सकता है. इट्स फोकस एरियाज इंक्लूड एक्यूरेसी, रडार, सैटेलाइट एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट. मिशन मौसम के फोकस एरियाज में एक्यूरेसी इंक्लूड है, रडार्स इंक्लूड है, सैटेलाइट्स एंड एक्यूरेट एग्रोमेट फोरकास्ट इंक्लूड है. इट विल हेल्प सिटीजन्स टू बेटर मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, एनहांसिंग कम्युनिटी रेसिलियंस. मिशन मौसम इंडिया के अंदर जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, इनका पीपल के ऊपर जो भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बर्डन पड़ता है उसको कहीं ना कहीं सिटीजन्स की इससे हेल्प हो सकती है और इंडिया के अंदर कम्युनिटी रेसिलियंस को ये एनहांस कर सकता है. कंपोनेंट्स ऑफ मिशन, इस मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रडार एंड सैटेलाइट सिस्टम विद एडवांस सेंसर्स. मिशन मौसम के अंडर नेक्स्ट जनरेशन रडार एंड सैटेलाइट विद एडवांस सेंसर डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे. डेवलपमेंट ऑफ एनहांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स, एनहांस्ड अर्थ सिस्टम मॉडल्स को डेवलपमेंट किया जाएगा. GIS बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑफ रियल टाइम डाटा शेयरिंग. ये यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं इस मिशन के अंडर. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस मिशन, मिशन मौसम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग विल प्राइमरली इम्प्लीमेंट मिशन मौसम. मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 3 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर वर्क करेंगे. नंबर 1 इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नंबर 3 नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. These institutions will be supported by other MOES institutions along with collaborating with national and international institutes
academia, and industry, furthering India's leadership in weather and climate science and services. इन 3 इंस्टीट्यूट के साथ कुछ अदर MOES इंस्टीट्यूट वर्किंग करेंगे, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होंगे, एकेडमिक होगा, इंडस्ट्रीज होंगी। और इसकी वजह से मीन्स मिशन मिशन मौसम की वजह से इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड सर्विसेज में अपनी लीडरशिप शो कर सकता है। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ मिशन मौसम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इट विल डायरेक्टली बेनिफिट न्यूमरस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, डिफेंस, इन्वायरमेंट, एविएशन, वाटर रिसोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हेल्थ। ये न्यूमरस सेक्टर्स को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। इट वुड ऑल्सो एनहांस डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग इन एरिया सच एज अर्बन प्लानिंग, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशंस एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। अदर सेक्टर्स में भी ये एनहांसमेंट जनरेट कर सकता है। अर्बन प्लानिंग, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट में ये डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकता है। ऑफशोर ऑपरेशंस जो भी हैं वहाँ पर डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकता है। Floods may cut jute production by 20%. In this article, we will discuss about impact of floods on jute industry and various aspects related to jute industry in India. This article relates with UPSC syllabus as GS paper 3, cropping pattern, 4 prelims, golden fiber, development and promotion of jute industry, jute packaging material, Jute Packaging Material Act 1987, Jute Geotextile JGT. For means perspective, this article is important, such as development and promotion of jute industry, major crops and cropping pattern in various parts of country. So let's discuss the issue. Jute production is expected to drop by 20% this financial year. इस फाइनेंशियल ईयर जूट प्रोडक्शन 20% तक ड्रॉप हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कल्टीवेशन वॉज अफेक्टेड इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड्स दिस ईयर। वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स की वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन अफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से ओवरऑल जूट प्रोडक्शन 20% तक ड्रॉप हो सकता है। की फैक्ट्स अबाउट जूट। नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। जूट के कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सॉइल टाइप की अगर बात की जाए, वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल इसके लिए नीड होता है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए, बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। रेनफॉल की बात की जाए, अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की नीड होती है। प्रोडक्शन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। इंडिया जूट प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए लार्जेस्ट कंट्री है। इसके बाद सेकंड नंबर पर बांग्लादेश, थर्ड नंबर पर चाइना जूट का प्रोडक्शन करता है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बांग्लादेश टेक्स द लीड अकाउंटिंग ऑफ 3/4 ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट इन कंपेरिजन टू इंडिया 7%। बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट करता है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितना जूट एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 3/4 75% एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का रोल होता है। इंडिया ओनली 70% जूट एक्सपोर्ट करता है। ओनली 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार अकाउंटिंग फॉर 99% ऑफ जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितना जूट प्रोडक्शन किया जाता है उसमें से 99% जूट ओनली 3 स्टेट के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, आसाम सेकंड नंबर पर, बिहार थर्ड नंबर पर आता है। 3 स्टेट ओवरऑल इंडिया के जूट प्रोडक्शन का 99% अकाउंटिंग करते हैं। इट इज़ मेनली concentrated in eastern India because of rich alluvial soil of गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इन 3 स्टेट के अंदर जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एलुवियल सॉइल मेकिंग करती है और एलुवियल सॉइल जूट प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स।
जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं बिकॉज इसके थ्रू गनी बैग्स बनाए जा सकते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ 53rd रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री का 53rd रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था। उसके की हाइलाइट्स क्या है? पोटेंशियल ऑफ जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जूट इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है? The jute industry occupies an important place in Indian economy. It is one of the major industries in eastern region, particularly in West Bengal. जूट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है। ईस्टर्न रीजन में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जूट इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के अंदर। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर विच इज नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। जूट गोल्डन फाइबर है और ये नेचुरल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल जूट प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट आउटपुट। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना जूट आउटपुट होता है उसका 70% जूट आउटपुट इंडिया के अंदर किया जाता है, प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाता है। और बात अगर एक्सपोर्ट की किया जाए तो नंबर 1 कंट्री बांग्लादेश है। Jute industry directly employs about 3.7 lakh workers with around 90% of the production consumed domestically. जूट इंडस्ट्री के थ्रू बहुत सारे पीपल को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अबाउट 3.7 लाख पीपल जूट इंडस्ट्री में वर्किंग है और 90% जूट इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लिया जाता है। About 73% of jute industry are concentrated in West Bengal. Out of 108 composite jute mills, 79 are in West Bengal. 73% जूट इंडस्ट्रीज ओनली वन स्टेट के अंदर कंसंट्रेटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओवरऑल इंडिया के अंदर 108 जूट मिल्स हैं जिनमें से 79 वेस्ट बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश हैं। डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड डाटा इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है। इन द फिजिकल ईयर 22-23 द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स रीच्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टोटलिंग 12,46,500 मेट्रिक टन। फिजिकल ईयर 22-23 में जूट गुड्स का प्रोडक्शन 12,46,500 मेट्रिक टन तक पहुंच गया था। एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स सर्ज टू 1,77,270 MT, constituting approximately 14% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जूट गुड्स के अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने 14% टोटल प्रोडक्शन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। इंडिया इम्पोर्टेड 121.26,000 MT ऑफ रॉ जूट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इंडिया को कुछ जूट रॉ जूट यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, अबाउट 121.26,000 MT इसको रॉ जूट इंपोर्ट करना पड़ा था अदर कंट्री से। द इम्पोर्टेशन प्राइमरली स्टेम फ्रॉम द प्रेफरेंस फॉर हाई क्वालिटी जूट फ्रॉम बांग्लादेश विच इज यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को हाई क्वालिटी जूट की नीड होती है जिसका इंपोर्ट बांग्लादेश से करना पड़ता है। द टॉप एक्सपोर्ट मार्केट फॉर जूट गुड्स इंक्लूड कंट्रीज सच एज USA, फ्रांस, घाना, UK, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, कोट दीवार, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री के द्वारा फेस किए जाने वाले मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? नंबर 1 इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल, नंबर 2 हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट, नंबर 3 competition from synthetic material, number 4 infrastructure hurdles and labor issue, number 4 traditional mills and machinery, number 6 lack of infrastructure, insufficient raw material. Despite efforts to boost jute cultivation, India still struggles with insufficient raw material supply, exacerbating procurement issues and affecting production capacity. बिकॉज इंडिया के अंदर जूट कल्टीवेशन को बूस्ट किया गया है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। उसके बाद भी इंडिया के अंदर जूट रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो इनसफिशियंट है और इंडिया इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट इन इंडिया मिल्स फेस द हाई रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्वायरिंग रॉ जूट एट प्राइसेस एक्सेडिंग दियर सेलिंग प्राइस पोस्ट प्रोसेसिंग।
इंडिया के अंदर इंडियन मिल्स जो रॉ जूट का प्रोक्योरमेंट करती हैं वो हाई रेट पर करना पड़ता है, और वो हाई रेट उनका सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा हो जाता है। दिस इज एक्सेसरबेटेड कॉन्वोल्यूशन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग मिडिलमैन और ट्रेडर्स विच इंक्रीजिंग कॉस्ट फर्दर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कुछ मिडिलमैन एंड ट्रेडर्स होते हैं जो प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद वो मिल्स या फैक्ट्रीज को हाई रेट पर सेल करते हैं। नंबर 3, competition from synthetic material. Jute contents with fierce competition from synthetic material. बिकॉज मार्केट के अंदर कुछ सिंथेटिक मटेरियल आ रहे हैं और जूट को उनके साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। समटाइम्स डिमांड इज डिक्रीज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव फाइबर्स लाइक मेस्ता, डिमिनिशिंग द मार्केट फॉर जूट प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेटिव फाइबर्स लाइक मेस्ता की वजह से जूट का डिमांड डिक्रीज हो जाता है और जूट प्रोडक्ट का मार्केट डिमिनिश हो जाता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स एंड लेबर इशूज। लेबर इशूज डिस्ट्रेस द इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल विद फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड डिस्प्यूट्स डिसरप्टिंग ऑपरेशंस एंड एडिंग टू इंस्टेबिलिटी। बहुत सारे लेबर इशूज हैं, क्योंकि लेबर इशूज जब इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है। लेबर इशूज के अंदर फ्रिक्वेंट स्ट्राइक हो सकते हैं, लॉकआउट हो सकते हैं। ये जो इशूज हैं ये इंडस्ट्री की जो ऑपरेशंस हैं और स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मिल्स एंड मशीनरी। द जूट इंडस्ट्री ग्रेपल्स विद ओल्ड मिल्स एंड मशीनरी विच नीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। जूट इंडस्ट्री के अंदर अभी भी ओल्ड मशीन्स का यूज किया जाता है और वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पाए हैं। उन्हें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहिए सो दैट उनका एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस हो सके। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate power supply, transportation challenges, and limited access to capital impede the industry's sustainability efforts and hindering growth and modernization initiatives. बिकॉज इंडिया के अंदर जूट इंडस्ट्रीज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हैं, कैपिटल का लिमिटेड एक्सेस है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही हैं। What are the government schemes related to जूट इंडस्ट्री? जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है? नंबर 1, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। नंबर 2, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, एमएसपी फॉर जूट। नंबर 4, जूट जो टेक्सटाइल्स। नंबर 5, जूट स्मार्ट इनिशिएटिव। नंबर 6, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम। This program, initiated by National Jute Board, encourages manufacturers and exporters of jute product to participate in international fair worldwide. ये जो स्कीम था ये नेशनल जूट बोर्ड के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इट एम टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ अदर जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जूट से बना जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोमोट करता है। नंबर 2, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू इंश्योर द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग मटेरियल इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। इंडिया के अंदर कुछ सर्टेन कमोडिटीज के सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि उसके लिए जूट पैकेजिंग मटेरियल का यूज होना चाहिए। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ 100% फूड ग्रेन एंड 20% शुगर इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स फॉर द जूट ईयर 2023-24। ईयर 2024 के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कंपलसरी कर दिया था कि इंडिया में फूड ग्रेन का 100% पैकेजिंग जूट बैग के अंदर किया जाएगा और शुगर के लिए 20% पैकेजिंग जो किया जाएगा वो जूट बैग का यूज किया जाएगा। नंबर 3, एमएसपी फॉर जूट। JCI जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द प्राइस सपोर्टर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जूट ग्रोवर्स थ्रू प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ जूट under the MSP fixed by the government from the time to time, and also to stabilize the raw jute market for benefit of the jute farmers and jute economy as whole.
जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइस सपोर्ट एजेंसी है जो कि जूट ग्रोवर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ पर एमएसपी फिक्स कराने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जूट जूट टेक्सटाइल्स JGT कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड अ टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विच इंक्लूड जूट जूट टेक्सटाइल। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक यहाँ पर मिशन लॉन्च किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसके अंडर जूट जूट टेक्सटाइल इंक्लूड होता है। जूट जूट टेक्सटाइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट। इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी फील्ड लाइक सिविल इंजीनियरिंग, soil erosion control, road pavement construction, and protection of river bank। जूट जियो टेक्सटाइल ये एक जूट प्रोडक्ट होता है जिसका यूज मैनी फील्ड में किया जा सकता है, सिविल इंजीनियरिंग में किया जा सकता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, रिवर बैंक को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। Number 5, Jude Smart Initiative. It is an e-government initiative which was launched in December 2016 to promote transparency in a jute sector. जूट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए दिसंबर 2016 में ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सैकिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसीज जूट बैग्स का प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर जूट स्मार्ट इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर प्रोविजन किया गया था। नंबर 6, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट। जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। दीज आर टू ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जूट प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए। उनमें से 2 इनिशिएटिव जो थे वो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। रिसेंटली देयर वाज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन अवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल मीन्स ग्रैंडिनिया डाइवर्सिफोलिया बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल रिसोर्स ऑफ। हिमालयन नेटल किसका सस्टेनेबल सोर्स है? एंटी मलेरिया ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर। इसका आंसर होगा टेक्सटाइल फाइबर बिकॉज हिमालयन नेटल टेक्सटाइल फाइबर के लिए एक सस्टेनेबल सोर्स का वर्क कर रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। यहाँ पर एक क्रॉप के कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है, टी के कैरेक्टर है। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीनियस टू इट। It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light well drained soil capable for retaining moisture is ideally suited for the cultivation of crop। 2020 में ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा गया था। कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी। आंसर होगा कॉटन। नंबर 3 क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन। इट मीन्स लोअर गैंगेटिक प्लेन के अंदर कौन सा यहाँ पर क्रॉपिंग किया जाता है मेनली? पैडी एंड कॉटन, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन। आंसर विल बी पैडी एंड कॉटन जूट। One question related to this article also asked in 2017. Explain various type of revolutions took place in agriculture sector after independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सा रेवोल्यूशंस यहाँ पर किए गए हैं और इन रेवोल्यूशन का पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एंड फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इम्पैक्ट शो किए गए हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2017 में आस्क किया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।